नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय आपको दिया गया है। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसका महत्व आप लोगों के लिए क्या है। 150 अंक का सेक्शन है। लगातार इस पर हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइबर अपराध वाले सेक्शन को शुरू किया था। हम लोगों ने जो साइबर अपराध का सेक्शन शुरू किया था उसमें अलग अलग चीजों पर बात की थी, जैसे साइबर अपराध का अर्थ क्या होता है, इस पर डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। अपराध के अर्थ के बाद किन किन तरीकों से जो अपराधी होते हैं वो साइबर अपराध को अंजाम देते हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में भी बात की थी कि कैसे किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के अपराध हो सकते हैं। भारत की स्थिति की बात की थी कि साइबर अपराध के अगर मामले में हम देखें तो भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर अपराध देखने को मिलते हैं। अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश है जहां पर आपको साइबर अपराध देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें भारत पर हमले का प्रभाव क्या हो रहा है, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। डिटेल में डेटा भी देखा था, रिपोर्ट देखी थी अपराध ब्यूरो की कि किस प्रकार से भारत के लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। कई सारी महिलाओं ने, कई सारे पुरुषों ने इन सभी अपराधों के चलते सुसाइड कहीं ना कहीं कमिट कर लिया है। तो ये इन अपराधों का प्रभाव है कि बहुत बड़े लेवल पर जब इस प्रकार के अपराध हुए तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इससे लोगों को समस्याएं हुई। किसी को अपनी इज्जत जाने का खतरा रहा, किसी को अपनी रेपुटेशन के बाद हम देखें पैसा जाने का, किसी को ऐसा लगा कि भाई मेरे कुछ प्राइवेट फोटोज लीकेज हो चुके हैं या ऐसा कुछ हुआ है। जिन सभी खतरों के कारण बहुत बड़े लेवल पर नुकसान देखने को मिला है, तो हमने प्रभाव भी देखे। फिर सोशल इंजीनियरिंग पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे जो अपराधी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर आदि फील्ड में बहुत ज्यादा, ऐसे लोग आपकी प्राइवेट जो भी जानकारी है, डेटा, उसको कैसे चुराने की कोशिश करते हैं और फिर इसका दुरुपयोग करते हैं। इसमें हमने फिशिंग, बेटिंग जैसी चीजों को देखा था कि ये क्या होते हैं। साइबर हमले जो है उन पर चर्चा की गई। दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाने वाला साइबर हमला जो था वानाक्राई वायरस का, वो भी हम लोगों ने चर्चा किया कि वानाक्राई क्या होता है। ये 3 अंक का या 2 अंक का सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता परीक्षा में। हमले के तरीके कैसे किए जाते इस पर भी चर्चा किया। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि साइबर युद्ध जो होता है और साइबर आतंकवाद जो है, ये टॉपिक हमारे बच गए थे। तो आज हम साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद जैसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये जो पूरा के पूरा टॉपिक है, सेक्शन है साइबर अपराध वाला, वो खत्म हो जाए। जब यहाँ पर दोस्तों हम साइबर अपराध की बात कर रहे हैं, विभिन्न चीजों को देख रहे हैं, उन्हीं में एक साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर युद्ध की। तो हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि साइबर युद्ध होता क्या है। ठीक है, साइबर युद्ध होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। आज जब हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा टाइट है। सेना अलर्ट पर है, जो हमारी बॉर्डर है उस पर बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ निगरानी रखी जा रही है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने फिर से रात की 12 बजे के बाद देखें एक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में लगभग 9 जगह पर कई सारी मिसाइलें दागी गई और उसके माध्यम से 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं सब टेक्नोलॉजी का यूज करके हो रहा है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं साइबर जो टेक्नोलॉजी है उसका दुरुपयोग करके पाकिस्तान इंटरफेयर करता है और उसके बाद आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारत खुले तौर पर साफ साफ आतंकवादियों के खिलाफ अपनी ये जंग जो है वो चला रहा है। तो भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं, वायुसेना को सलाम करते हैं कि इस प्रकार से जो पहलगाम अटैक हुआ उसका बदला जो है
इस प्रकार से हमने एक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से लिया और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि दोबारा किया तो भारत सीधा हमला करने से नहीं चूकने वाला। तो भारतीय सेना को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सरकार को सैल्यूट करते हैं कि देश के लोगों का खून बहाने वालों को इस प्रकार से उन्होंने अंजाम किया है। इन सभी गतिविधियों में भी हम साइबर का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि क्राइम की स्थिति देखते हैं। आतंकवादी उन चीजों का, गैजेट्स का यूज कर रहे थे जो चाइना से उनको मिली थी। चाइना से पाकिस्तानी सेना के लिए जो गैजेट्स बुलाए गए थे, उन गैजेट्स का बड़े पैमाने पर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के लिए कर रहा है। आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए उन गैजेट्स का यूज कर रहा है, ये भी हम लोगों ने साफ साफ देखा। अब हम उस युद्ध की बात करें जिसको हम साइबर युद्ध नाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे कि साइबर युद्ध जो होता है इसका अर्थ क्या है। जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह करना या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना और किसी भी देश को आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना साइबर युद्ध होता है दोस्तों। तो क्या साइबर युद्ध में लिखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह करना या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके किसी भी देश को क्षति पहुंचाने का जो काम किया जाएगा वो साइबर युद्ध के अंतर्गत होता है। ये एक प्रकार से दोस्तों जानकारी आधारित युद्ध होता है। साइबर युद्ध को आप क्या कहते हैं? साइबर युद्ध को आप जानकारी आधारित युद्ध कहते हैं। एक प्रकार से इसे जानकारी आधारित युद्ध की संज्ञा जो है वो दी जा सकती है। इसमें पांचवा युद्ध क्षेत्र के तौर पर इसे देखते हैं। जैसे हम लोग देखें, एक हम लोग थल सेना लेते हैं, एक हम लोग वायु सेना का सेक्शन लेते हैं कि भाई ऐसा आप युद्ध कर लीजिए, एक जल क्षेत्र में लेते हैं तो जल सेना लड़ाई करती है, और एक हम अंतरिक्ष क्षेत्र का लेते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी युद्ध होता है। तो इनके बाद जो पांचवा युद्ध लिया जाता है वो साइबर युद्ध माना जाता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह करके सामरिक जानकारी हासिल करके किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसमें हम उदाहरण देखें कि कैसे होगा दोस्तों। तो कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जब जाता है तो उसके तरीके क्या होते हैं? मालवेयर्स विकसित किए जाएंगे, वायरसेस विकसित किए जाएंगे और अलग अलग माध्यम से उन्हें टारगेटेड देश में उसके सिस्टम में भेजा जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखें दोस्तों तो नेक्स्ट होता है इसमें कंप्यूटर सेवाओं की उपलब्धता पर हमला, कि जो इस प्रकार से किसी भी देश में कंप्यूटर सेवाएं उपलब्ध होती हैं उन सेवाओं को गड़बड़ कर दिया जाता है, ताकि आपसी जो कनेक्शंस हैं, सूचना का हो या फिर डेटा का हो, कोई भी कनेक्शन हो, वो कनेक्शन खत्म हो जाए। तो कंप्यूटर सेवाओं की उपलब्धता पर हमला कर कर उस कनेक्शन को खत्म करते हैं, फिर विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ये सब चीजें अगर आप देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करके कंप्यूटर सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करके कनेक्टिविटी किसी भी देश की जो होती है उसको गड़बड़ कर दिया जाता है। उसके बाद उस पर विध्वंसकारी आक्रमण कर दिया जाता है, जिसके कारण संबंधित देश को समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा देश में क्या हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ उनका संबंध और बाकी सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक प्रकार से पूरे नेटवर्क को गड़बड़ कर दिया जाता है और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी देश के कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करके उसकी जो खुफिया जानकारी होती है उसको निकालने का प्रयास किया जाता है, और इसे हम जासूसी के तौर पर देखते हैं। तो अगर पांचवा युद्ध क्षेत्र है साइबर युद्ध, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह करके या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जाती है, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला हो, उपलब्धता पर हमला हो, विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो या जासूसी करना हो, ये सारी की सारी चीजें शामिल होती है। तो ये आपको डिटेल में बताना होगा कि साइबर युद्ध क्या होता है और साइबर युद्ध की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएं दोस्तों, तो नेक्स्ट पता चलेगा कि जब भी साइबर युद्ध करना होता है तो ये साइबर युद्ध जो होता है वो सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। याद रखिएगा, सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। अब सरकार द्वारा प्रायोजित होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि
साइबर युद्ध बिना सरकार के नहीं होगा। कोई भी देश की सरकार जो होगी वो इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए बढ़ावा देती है। और अगर इस प्रकार की गतिविधि कोई सरकार करेगी तो क्या करना पड़ेगा, उसे जरूरत पड़ेगी हैकर्स की। तो साइबर युद्ध जो भी देश करने में विश्वास रखता है और करता है, वो बड़ी मात्रा में जो हैकर्स होते हैं उनका पोषण करते हैं। हैकर्स का पोषण करती है का मतलब यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में हैकर्स को अपने यहां पर अपॉइंट करते हैं और उनको ऑफिशियली अलग अलग देशों में साइबर अटैक करने को कहा जाता है। तो हैकर्स की सहायता सरकार द्वारा ली जाती है जब साइबर युद्ध होता है। तो इसके लिए बहुत बड़ा बजट आवंटित किया जाता है। अगर आप देखें तो साइबर की जो पूरी व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक पर सरकार बहुत बड़ा बजट आवंटित करती है। सेटअप से लेकर हैकर्स तक लेकर कैसे कैसे ऐसी चीजें विकसित की जाएं जिससे कि किसी देश को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा बजट आवंटित सरकारें करती हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कहीं ना कहीं मानकर यहां लेते हैं। क्या होता है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है साइबर की जो तकनीक है, वो युद्ध किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गड़बड़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब पूरी तरीके से आप सिस्टम को ही कोलैप्स कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जो होगी दोस्तों वो खतरे में आ जाती है। यहां पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2009 का हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि ईरान जो है उस पर अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु प्रतिबंध लगा रखे थे, बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। उन प्रतिबंधों के बावजूद, अमेरिका की उसके सहयोगी देशों की धमकियों के बावजूद ईरान ने परमाणु परीक्षण किया। तो उस पूरे व्यवस्था को गड़बड़ करने के लिए 2009 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए गए थे दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसके अलावा चीन जो है वो इनका एक बोल सकते हैं ना कि हरफन मौला खिलाड़ी बोल दीजिए, एक एक्सपर्ट बोल दीजिए। चीन की जो साइबर टेक्नोलॉजी है वो इस प्रकार से उसने विकसित कर रखी है, उसका उद्देश्य विकसित कर रखा है कि वो ऐसे देशों पर साइबर हमले करवाता रहता है। भारत पर जो साइबर हमले होते हैं उसमें लगभग 30% से ज्यादा साइबर हमले चाइना के द्वारा प्रायोजित होते हैं। तो चीन की मानसिकता साम्राज्यवादी है। चीन की मानसिकता ऐसी है कि वो किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहता। चीन की मानसिकता के हिसाब से हम देखें तो वो दूसरे देशों को पीछे करना चाहता है, उसके लिए वो कोई सा भी रास्ता अपना सकता है। उसी प्रकार से छद्म रूप जो है वो युद्ध का, वो हमें देखने को मिलता है साइबर का। तो चीन ऐसे रास्तों को बहुत ज्यादा अपनाता है। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो साइबर युद्ध के साथ साथ भारत की स्थिति क्या है ना। तो साइबर युद्ध और भारत की व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो भारत अभी इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटल क्रांति के मामले में हम देखें शैशवावस्था में। भारत बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट को अपना रहा है। भारत बड़े पैमाने पर अपने यहाँ पर डिजिटलाइजेशन कर रहा है, और जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी दृष्टि से देखें तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है साइबर युद्धों से। कई बार भारत में हमें साइबर हमले देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम अभी शैशवावस्था में, अभी हम उस सिस्टम में उतरे हैं, मजबूत नहीं है। और जो चीन जैसे देश हैं, पाकिस्तान जैसे देश हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। अगर हम भारत में देखें तो डिजिटल पेमेंट की तरफ भारत बढ़ रहा है। यूपीआई दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं यूज किया जाता है तो वो भारत में किया जाता है। आज भारत में 40-45% से ज्यादा हम पेमेंट की जो भी सिस्टम देखें वो यूपीआई या डिजिटल माध्यम से की जा रही है। और इतने बड़े लेवल पर जब आप डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ ये भी देखना होगा कि भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट का सिस्टम जो ढांचा है वो शैशवावस्था में है। जो भारत में एप्लीकेशंस दिखाई पड़ती हैं वो एप्लीकेशन जैसे हम लोग फोन पे देख रहे हैं, पेटीएम देख रहे हैं, ये अपने आप में ऐसी हैं
कि इनके अंदर सेफ्टी ज्यादा नहीं है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के साथ ठगी की जा रही है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा सेफ एप्लीकेशन हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि उनको हैक ना किया जा सके, उनके साथ गड़बड़ी ना की जा सके। इसीलिए हमें क्या जरूरत है? सतर्क रहने की जरूरत है। हमारा ढांचा अभी कमजोर है, शैशवावस्था में है। एक मजबूत ढांचे की जरूरत होगी यदि हम साइबर युद्ध से बचना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा। डिजिटल सुरक्षा की हम बात करें दोस्तों, तो बहुत संवेदनशील मुद्दा आ जाता है। बहुत संवेदनशील मुद्दा आ जाता है, लोगों के साथ ठगी हो जाती है। प्राइवेट जो भी डेटा होता है, निजी डेटा होता है, वो लीक हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पर असर करता है। इसलिए एक मजबूत ढांचा बनाना होगा यदि हम साइबर युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अगर साइबर युद्ध की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और चीज देखिए कि जो हैकर्स हैं उनका साइबर युद्ध में बहुत बड़ा योगदान है। और हैकर्स इतने तेज हो गए हैं कि अमेरिका का जो रक्षा प्रतिष्ठान, जिसको हम पेंटागन के नाम से जानते हैं, इस पर साइबर हमला हो चुका। इतना ही नहीं, इसका डेटा भी चुराया जा चुका है। अब अमेरिका जैसे देश का अगर डेटा चुराया जा चुका है तो हम दूसरे देशों की क्या बात करेंगे? क्यों? क्योंकि वहां इतनी सेफ्टी, इतनी सुरक्षा रखी जाती है। तो अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन का भी डेटा चुराया जा चुका है। इसका मतलब भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी तकनीक को और ज्यादा सुरक्षित करने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में हम 2016 की घटना देखें, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है उसका ट्विटर अकाउंट भी हैक हो चुका था, जिसकी जानकारी उन्होंने दी थी। इसका मतलब यह है कि भारत पर लगातार साइबर हमले हो रहे हैं। साइबर युद्ध के तरफ जाएं तो भारत जो है वो हमेशा से निशाने पर रहा है, लेकिन चूंकि भारत की पॉलिसी ऐसी है, भारत की नीति ऐसी है, इस वजह से भारत किसी और पर अपनी तरफ से नहीं करता। भारत को बस एक मजबूत ढांचा बनाने की जरूरत है ताकि दूसरे के तरफ से यदि हमारे ऊपर साइबर हमला होता है तो हम उससे बच सकें। ठीक है, भारत क्या क्या कदम उठा रहा है? तो भारत में साइबर अपराधों को गैर जमानती बनाना होगा। साइबर अपराध जो होते हैं वो पहले गैर जमानती थे, लेकिन 2008 के आसपास देखें तो इन अपराधों को जमानती बना दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि साइबर अपराधों को गैर जमानती बनाना होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति साइबर अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। क्लियर? इस प्रकार के अपराध होंगे तो कहीं ना कहीं अपराधी डरेंगे। गैर जमानती घोषित कर दीजिए। दूसरा, कठोर कानून की जरूरत है। सरकार को साइबर अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना होंगे, जिसमें कठोर दंड के प्रावधान करने पड़ेंगे। एक तो कठोर दंड कर दीजिए, कठोर कानून बनाकर उनका इम्प्लीमेंटेशन कठोर तरीके से करिए और उनको गैर जमानती बना दीजिए, तो लोग इस मामले में जाने से पहले सोचेंगे 10 बार। भारत की अगर बात करें तो इस संदर्भ में भारत में कोई विशिष्ट कानून हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी कमी है भारत की। अगर हम क्वालकॉम की रिपोर्ट को देखें तो क्वालकॉम की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में एक भी पेमेंट ऐप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा साइबर युद्ध क्या होता है, तो साइबर युद्ध की परिभाषा आपको पता है। साइबर युद्ध का प्रभाव भारत पर कैसे हो रहा है, तो हमने भारत पर प्रभाव भी देखा। और क्या कदम उठाने चाहिए, तो हमें कठोर कानून बनाने होंगे, अपराधों को गैर जमानती बनाना होगा। विशिष्ट कानून नहीं है तो वो व्यवस्था करिए तो काम ठीक होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइबर आतंकवाद। ठीक है, साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध एक अलग टर्म हो गया, युद्ध हो रहा है वहां पर। लेकिन आतंकवाद की जब बात करते हैं तो ये पूर्णतः एक अनैतिक शब्द आ जाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग है वो वैश्विक स्तर पर खुलेआम चल रही है। आतंकवाद एक स्वरूप में नहीं होता, आतंकवाद के अलग अलग स्वरूप होते हैं। नॉर्मली हम ट्रेडिशनली देखें तो हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर जो आतंकवादी गतिविधि वो देखने को मिल रही है हमें। फिर एक नया टर्म आया आर्थिक आतंकवाद, जिसके तहत किसी देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ करने का प्रयास किया गया।
फिर आया नक्सल आतंकवाद, नक्सली जो होते थे उनमें आतंकवादी लोगों का इंटरफेयर चालू हो गया। सामाजिक आतंकवाद आया, सांस्कृतिक आतंकवाद आया, जिसके तहत समाज और संस्कृति को प्रभावित करने का काम किया गया। वैसे ही नया टर्म है साइबर आतंकवाद। आतंकवाद हमेशा एक अनैतिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, मानवता के खिलाफ गतिविधि के अंतर्गत आता है। जितनी भी अवांछनीय ताकतें हैं दुनिया में, वो इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देती है। जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम हमला करके ये कायराना काम किया और भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके फिर से पाकिस्तान को जवाब दिया। बराबर है। तो नया टर्म है साइबर आतंकवाद। अब जब साइबर आतंकवाद, दो शब्द मिल रहे हैं, साइबर जैसे ही शब्द आया तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑनलाइन माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से काम किया जा रहा होगा। और आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक हरकत है, अनैतिक गतिविधि आ गई। इसका मतलब नया टर्म ऐसा जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से गड़बड़ करने का प्रयास किया जाता है। इसका अर्थ देखें तो हम लोगों को पता चलेगा कि साइबर आतंकवाद मतलब किसी देश के आधारित ढांचे को क्षति करने अथवा गंभीर आर्थिक हमले के उद्देश्य से की गई गतिविधि। किसी भी देश के आधारित ढांचे का मतलब क्या है? आपने ऑनलाइन व्यवस्था के लिए एक पूरा के पूरा सिस्टम तैयार किया। ये जो सिस्टम आपने ऑनलाइन व्यवस्था का तैयार किया, इसमें आपकी आर्थिक गतिविधियां भी चल रही हैं, आपकी सामाजिक गतिविधियां भी चल रही हैं, आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां भी चल रही हैं, साथ ही साथ हम देखें तो आपकी राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही हैं। ये सभी एक्टिविटीज आप चला रहे हैं। बहुत हद तक हर एक चीज ऑनलाइन होती चली जा रही है। एक आधार आप लोगों ने तैयार कर लिया। अब जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जिनका काम है हमेशा उपद्रव फैलाना, जिनका काम है हमेशा अशांति फैलाना, जिसका काम है हमेशा दूसरों का नुकसान करना, जिसका काम हमेशा मानवता के खिलाफ रहा है, तो ऐसे जो तत्व होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो भी टेक्निकली आजकल देखने को मिल रहे हैं। तकनीकी तौर पर पढ़े लिखे जो होते हैं उनको आतंकवादी बनाया जाता है और उनकी सहायता से किसी भी देश के आधारित ढांचे को क्षति करके बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक हानि पहुंचाने का जो प्रयास है वो साइबर आतंकवाद कहलाता है। यहां सूचना, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर प्रोग्राम और गोपनीय आंकड़ों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित हमला हम लोगों को देखने को मिलेगा। या तो किसी देश की सूचना को, कंप्यूटर प्रणाली को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, गोपनीय आंकड़ों को आप अर्जित करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, तो उन सबके खिलाफ राजनीति से प्रेरित हमला जो है वो हमें साइबर आतंकवाद के तौर पर देखने। साइबर आतंकवाद में हिंसा की धमकी दी जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स है, हैकर है, जाना माना, आतंकवादी गतिविधियों के में लिप्त है, आतंकवादी संगठनों के साथ है, असामाजिक तत्वों के साथ है, तो वो क्या करेगा कि साइबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी देश को हिंसा की धमकी देगा और उसके माध्यम से उस देश में अशांति फैलाने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलता है। ऐसे हमले बैंक पे होते हैं, ऐसे हमले उद्योगों पे होते हैं, ऐसे हमले सैन्य प्रतिष्ठानों पे होते हैं, सरकारी कार्यालयों में होते हैं, ताकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल पर क्षति पहुंचाकर अशांति फैलाई जा सके। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद और सूचना युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साइबर आतंकवाद क्या होता है, तो किसी भी देश के आधारित ढांचे को क्षति पहुंचाने, उसे गंभीर आर्थिक हमला करने के उद्देश्य से सूचना, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर प्रोग्राम और गोपनीय आंकड़ों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित हमला जो होता है वो साइबर आतंकवाद होता है, जिसमें बैंक, उद्योग, सैन्य प्रतिष्ठान आदि को निशाना बनाया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद या सूचना युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। अब साइबर आतंकवाद के कुछ उदाहरण हमें देखना होंगे।
कि किस प्रकार की चीजें आती हैं। तो सबसे पहले साइबर वेबसाइट्स पर हमला किया जाता है। जो जानी मानी वेबसाइट्स होती हैं, सरकार की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे हम देखें हमारे यहाँ पर पीआईबी की वेबसाइट है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स पर हमला करते हैं। इन पे हमला करके इन पे गलत जानकारी डाल दी जाती है, जिसका संदेश लोगों तक गलत जाता है और अफरा मच जाती है। तो ये काम किया जाता है। दूसरा, इसमें वित्तीय संस्थानों पर हमला किया जाता है, जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर हमला करके उनसे गलत तरीके से ट्रांजेक्शन निकाले जाते हैं और उसको गड़बड़ किया जाता है। संचार नेटवर्क पर हमला करते हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन पूरा सिस्टम है, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लेना संचार नेटवर्क पर हमला कहलाता है। लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी वो खत्म हो जाएगी और एक प्रकार से आप गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। साइबर आतंकवाद के लक्ष्य की हम बात करें कि एक प्रकार से ये जो आतंकवाद है वो किसी भी देश में हिंसा, अशांति, अव्यवस्था फैलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक प्रकार से इसका उद्देश्य भय और आतंक फैलाना है, लोग डिस्टर्ब हो जाएं, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएं। किसी भी देश की में अगर इस प्रकार का हमला करते हैं और वो वहां हिंसा होगी, वहां अव्यवस्था होगी, तो वो देश जिस रूप में आर्थिक ग्रोथ कर रहा है, सामाजिक रूप से शांति वहां हो रही है, सांस्कृतिक ग्रोथ कर रहा है, वो सारी की सारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो उसको डिमोटिवेट करने के उद्देश्य से साइबर आतंकवाद जो है वो किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश में गलत डेटा, गलत तरीके से व्यवस्था बदलकर वहां राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से वित्तीय लाभ कमाना, किसी भी संस्था के साथ उसकी वेबसाइट पर हमला करके वहां से पैसा निकाल लेना, ठगी कर लेना, इस प्रकार का काम जो है वो इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। तो साइबर आतंकवाद जो है वो इतने प्रकार से होता है और इसका कहीं भी हम देखें तो इरादा सही नहीं होता। नेक्स्ट हम जाएं, साइबर आतंकवाद से निपटने के उपाय क्या है। उपाय नंबर 1, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा मजबूत करेंगे तभी काम होगा। ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी कहीं ना कहीं जिसको हैक करना, जिसको क्रैक करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो। पूरा तंत्र बनाना पड़ेगा, तभी आप साइबर सुरक्षा मजबूत करके साइबर आतंकवाद से बच सकते। जागरूकता बढ़ाना, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे कैसे अपराध हो सकता है, किस प्रकार से उनसे ठगी हो सकती है, किस प्रकार से उनका डेटा चुराया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी सूचना का गलत उपयोग कर सकता है, कौन सी सूचना सही है, फेक वीडियोज आ रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या हो रहा है, उसको लेकर जागरूकता फैलाना पड़ेगा। जागरूक समाज होगा तभी इस प्रकार की घटनाएं खत्म हो पाएंगी। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज देखें तो हमें 22 अप्रैल को भारत पर पहलगाम में अटैक देखने को मिला, 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। भारत ने कड़ा एक्शन लिया, सिंधु जल समझौते को रद्द करना उसमें इंपॉर्टेंट एक्शन था, इसकी वीडियो मैंने बनाई, उसको देखिएगा आप जाके। आज एयर स्ट्राइक की सूचना देखने को मिल रही है। भारत के खिलाफ कोई देश बोलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सहयोगी चीन है, चीन भी भारत के खिलाफ बोलने से बचा। क्यों? क्योंकि आतंकवाद की बात। विदेश नीति, कूटनीति आपकी बेहतर होना चाहिए। आपने अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, ऐसे बड़े बड़े देशों को अपने फेवर में कर रखा है कि हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को हम निस्ते नाबूद करके रहेंगे, उसको खत्म करके रहेंगे। आपने सब देशों को अपने फेवर में करके रखा, इसलिए भारत खटक करके एयर स्ट्राइक करके आ जाता और कोई कुछ नहीं बोलता, सब भारत के समर्थन में होता है। ये कूटनीतिक पहल होती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेना पड़ेगा, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन स्टेप्स के माध्यम से आप साइबर आतंकवाद जैसी घटना से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था दोस्तों, साइबर अपराध का। अब हम लोग यहां देखें कि हम पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी देख रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? समाज शास्त्र। अब ये जो विषय है, ये विषय 150 अंक का आने वाला है काय में, मेंस की परीक्षा में।
टोटल 5 यूनिट हैं और इन 5 यूनिट में पहला यूनिट हम समाप्त कर चुके हैं। दूसरा यूनिट जो है उसका ये तीसरा टॉपिक है, दूसरे यूनिट का तीसरा टॉपिक है, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, अपराध का बदलता परिदृश्य। अब अपराध का बदलता परिदृश्य जो तीसरा टॉपिक है इस यूनिट का, उसमें हम लोगों ने नशे की लत वाला टॉपिक खत्म कर दिया। नशे की लत वाला पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद यदि हम यह देखें तो हम लोग कहां पहुंचे, साइबर अपराध वाले सेक्शन पे आ गए करते करते, और साइबर अपराध वाला जो पूरा सेक्शन है वो हमने खत्म कर लिया। इसमें साइबर युद्ध एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा और साइबर आतंकवाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, इसको भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब हम करेंगे महिलाओं के मुद्दे, मतलब महिला सुरक्षा पर हम लोग बात करेंगे, महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बात करेंगे, घरेलू हिंसा के मुद्दों पर बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले टॉपिक पर, जो होगा भारत में महिलाओं की स्थिति। जो टॉपिक होगा दोस्तों महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में घरेलू हिंसा पर, बाकी सब चीजों पर चर्चा। मिलूंगा अगले लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।